बच्चों लगाइए हेडिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बच्चों है क्या? एक्चुअली ये न्यूटन का फोर्थ लॉ है। अब 3 लॉ तो आपने पढ़े थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, जिसको आपने बोला था एनएलएम। यहां हम बात कर रहे हैं एनएलजी की, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो जो न्यूटन का फोर्थ लॉ है वो क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन में हम जो मिसकंसेप्ट है उसको भी देखेंगे और जो कंसेप्ट है उसको भी देखेंगे। तो न्यूटन ने बताया क्या? क्योंकि मिसकंसेप्ट ये होता है, बच्चे ये समझते हैं कि ये जो लॉ है ये केवल सेलेस्टियल बॉडीज पर ही लगता है। ऐसा नहीं है। ये जो लॉ है न्यूटन ने बताया कि दुनिया में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हो, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ये है और मेरे बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। न्यूटन ने ये बताया। हम क्या सोचते हैं? न्यूटन ने बताया कि ये सिर्फ सेलेस्टियल बॉडीज के लिए है, ये केवल अर्थ में, अर्थ और मास के बीच, अर्थ के मास और सन के मास के बीच में लग सकता है। या ऐसा कह सकते हो कि अर्थ और सन के बीच में लग सकता है। क्या ये सन और मार्स के बीच में नहीं लग सकता है? अर्थ और मून के बीच में नहीं लग सकता है? हाँ, लग सकता है। ये लॉ अप्लीकेबल है हर पॉइंट मासेस के लिए। एक कंफ्यूजन पॉइंट ये होगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि पॉइंट मास क्या होता है। तो अर्थ हमारे लिए भी पॉइंट मास हो सकती है, सन भी हमारे लिए पॉइंट मास हो सकता है। कब और कैसे, ये चीज समझना जरूरी है। देखो, जैसे मैं पूछूं, आपसे बोलूं कि आप सन पे चले जाइए, तो वहां तो जाना मुश्किल ही है। हाँ, लेकिन मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए आप सन पे हो, जलेंगे नहीं, और मैं अर्थ पे हूं। तो अगर वहां से आप मुझे देखोगे तो मैं कैसा देखूंगा? छोटा सा एकदम, है ना। हो सकता है कि दिखूंगा तो जरूर, लेकिन बहुत छोटा सा। ऐसे ही जब आप सन से अर्थ को देखते हो तो वो भी दिखाई पड़ती। कैसे दिखाई पड़ती? पॉइंट मास जैसा। तो ये जो लॉ होता है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये पॉइंट मासेस के लिए ही बच्चों होता है, लेकिन ये लाइन में लिखा नहीं होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस, क्योंकि जो सेपरेशन होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट, बिटवीन द बॉडीज, ये बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि बोला गया है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब ये नहीं है कि केवल अर्थ और सन के बीच में ही लगेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अर्थ और सन के बीच में लगेगा, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। संसार में, इस यूनिवर्स में, हर ऑब्जेक्ट के बीच में, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उनके बीच में लगता है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने बताया ना कि मेरे और इस मार्कर के बीच में लग रहा है। ऐसे ही आप सोच सकते हो कोई भी 2 चीजें, उनके बीच में क्या लग रहा होगा? अट्रैक्शन लग रहा होगा। तो आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि वो अट्रैक्शन अगर लग रहा है तो आपस में उनको चिपक जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, चिपकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इतना कम फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि चिपकेंगी नहीं। यहां पे 2 बातें मैं करूंगा आपके साथ। एक तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसलिए ताकि ये जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है समझ में आए। दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ये स्ट्रांग होता तो क्या होता? आप सोच के देखो, चलना मुश्किल हो जाता। चलना मुश्किल हो जाता। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जब बहुत स्ट्रांगेस्ट फोर्स हो जाता तो आप अर्थ के साथ चिपक जाते। क्योंकि अर्थ क्या करती है? अर्थ अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, हमारा मास बहुत कम है, हम अर्थ से चिपक जाते। आप सोचिए, कल्पना करिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना होता तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ना, इनका शेप नहीं होता, शेपलेस हो जाते। इसलिए सबका अपना अपना एग्जिस्टेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना होता तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम था, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता तब भी हमारे लिए प्रॉब्लम होता। हम चीजें जो बैलेंस तरीके से कर रहे हैं ना, नहीं कर सकते थे। हर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से चिपक ही जाता। चिपक जाता तो चलते कैसे फिर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स जरूरी है, लेकिन वो वीकेस्ट हो तभी जरूरी है। ठीक है। अब एक चीज और, जैसे आप ये सोचो कि क्लास में बैठे हो, क्या जिसे जिसे आप देख रहे हो वो सब चिपक ही जाएगा आपसे? नहीं ना। अब बात समझ में आई कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट में, हर 2 ऑब्जेक्ट में लगेगा, लेकिन उसका इंपैक्ट इतना कम होगा, उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में इतना फोर्स कम होगा। अदरवाइज हमारा आपका चलना मुश्किल हो जाता। हम जिधर चलते हर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता
तो हर चीज तो चिपक जाती है आके, और जब चिपक जाती है तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं। तो उन चीजों को समझने के लिए ये एग्जाम्पल से हम अभी डील करेंगे। पहले फॉर्मूले को लेते हैं, ये फॉर्मूला कैसे आता है। अब होपफुली ये बात आपको समझ में आई कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है। ये केवल सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में नहीं लगता, बल्कि संसार के हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। लेकिन ये वीकेस्ट फोर्स है, ध्यान रखना। और ये फोर्स हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी के सेंटर से लगता है। और कैसा होता है, अट्रैक्टिव नेचर होता है, ये याद रखिए। बाकी यहां पे हम बात कर लेते हैं। देखो क्या बोला गया है कि न्यूटन ने जो बोला है कि हर ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है, तो वही लिखा हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ अ फोर्स। और वो फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। वो फोर्स उन दोनों बॉडीज के मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं मान लेता हूं, देखो मेरे पास एक बॉडी ये है, ये हमारे पास एक बॉडी है, और ये हमारे पास एक बॉडी है। और इन दोनों बॉडीज के सेंटर को मैंने ज्वाइन कर दिया, क्योंकि यहां पर जो फोर्स लगता है, ठीक है, ये बॉडी आपके पास है m1, ये क्या है m1, और ये क्या है m2 है। तो देखो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगी, क्या इक्वल फोर्स अप्लाई करेंगी? हाँ, ये कंफर्म है, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे पर इक्वल फोर्स ही लगाएंगी। तो आप जरा ये सोचो, जैसे मैं हूं और मुझे आप अर्थ पे छोड़ दीजिए, किसी हाइट पे जाके छोड़ दीजिए, तो मैं कहां जाऊंगा? अर्थ की तरफ गिरूंगा ना, कि ऊपर? नहीं, अर्थ की तरफ। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास इतना ज्यादा है, इसके पास एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा, ये अपनी तरफ खींच लेगी। तो जाना किधर है ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का मास किसका ज्यादा है। जिसका मास ज्यादा होगा हम उधर खींच जाएंगे, उधर हमारा एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। जिधर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा इसका मतलब उधर फोर्स भी तो लग रहा होगा। डिटेल में बात करेंगे जब आप ग्रेविटी को पढ़ चुके होंगे ना, तो ये सारी चीजें फील में आ जाएंगी। तो अभी देखो, ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाएगा, किधर? ये लगाएगा इधर। कितना फोर्स लगाएगा? F फोर्स लगाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट m1 है वो अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। देखो मैं इसको लिख रहा हूं m1 को ऐसे, m1। तो ये जो m1 है m2 पे फोर्स अपनी तरफ लगाएगा। कितने फोर्स लगाएगा? F फोर्स लगाएगा। m1 अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है m2 पर, m2 m1 को अपनी तरफ खींच रहा है। कितने फोर्स से? उतने ही फोर्स से। दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे, लेकिन कौन किसकी तरफ जाएगा ये देखना पड़ेगा कि इसका मास कम है और किसका मास ज्यादा है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखो जरा कितनी है। ये हमारे पास डिस्टेंस है r। क्या है? डिस्टेंस हमारे पास r है। अब यहां बोला क्या गया है कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेट टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2, लेट टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 separated by a distance, कितना डिस्टेंस है? डिस्टेंस r। देन ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम क्या आ जाएगा? F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। अगर इन दोनों बॉडीज का मास ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का मास ज्यादा होगा, तो फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा। एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां लिखा है देखो, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। देखो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दोनों बॉडीज के बीच में, वो दोनों ऑब्जेक्ट के या दोनों बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। दोनों को कंबाइन कर दीजिए, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा?
तो यहां से मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, F इज इक्वल टू आएगा G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां जो G आया है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। वेयर G इज इक्वल टू क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अच्छा, अगर ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो क्यों कहते हैं, क्योंकि G की वैल्यू कभी भी टाइम पर, प्लेस पर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो यहां लिखा जाएगा G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लिख देता हूं मैं, देखो G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ किससे, टाइम, टेम्परेचर, प्लेस, प्रेशर, etc। क्योंकि ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, प्लेस से इंडिपेंडेंट है, प्रेशर से इंडिपेंडेंट है, मतलब ये कहीं पर ले जाइए, कैपिटल G की वैल्यू दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ रहा है कैपिटल G, इसको आप कहीं पर भी ले जाइए, आप रायबरेली में रहिए, लखनऊ रहिए, हिमाचल प्रदेश रहिए, आप अमेरिका में रहिए, कहीं पर भी जाएंगे, कैपिटल G की वैल्यू, आप अर्थ की बात नहीं हो रही, मून पे भी चले जाइए, जुपिटर पे चले जाइए, क्या होगा, G की वैल्यू हर जगह क्या है, हर जगह कांस्टेंट ही है, हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि कैपिटल G की वैल्यू, कैपिटल G को क्यों मैं कह रहा हूं कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू किससे, टाइम से, प्लेस से, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। आप ऐसा सोचो कि G को गर्म कर दो तो G की वैल्यू चेंज हो जाए, नहीं, G को पीट डालो तो G की वैल्यू चेंज हो जाए, ये आपके बस की बात नहीं है। G की वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है। तो होती कितनी है, तो यहां लिखोगे कैपिटल G की जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है, G की वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11। तो यूनिट क्या होती है, अभी लिखो भी बताता हूं मैं कैसे आती है यूनिट। तो G इक्वल टू क्या आता है 6.67 10 की पावर -11, और ये आ जाएगा बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर आएगा। ये तो G की वैल्यू हो गई, और ये G की यूनिट लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन ये यूनिट आती कैसे है, देखो यहीं पर बता देता हूं मैं। तो G की यूनिट कैसे आती है, यूनिट ऑफ कैपिटल G। तो देखो लिखा हुआ है फॉर्मूला आपके पास, क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला, यहाँ पे लिखा है F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखा है। इस फॉर्मूले को जरा चेंज करो, क्या करो, देखो यहां से G रोक लो, आप G रोक लोगे तो क्या आएगा, F आर स्क्वायर आएगा, और नीचे क्या आएगा, M1 M2 आएगा, आ गया, M1 M2 आ गया। अब जरा देखो F की यूनिट होती है क्या, F की यूनिट क्या होती है, F की यूनिट होती है न्यूटन, और आर स्क्वायर की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, और ये किलोग्राम, किलोग्राम क्या आ जाएगा, kg स्क्वायर। तो यूनिट समझ में आ जाएगी कि G की यूनिट क्या हो जाएगी, G की यूनिट हो जाएगी बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर हो जाएगी। अब यहीं पर G की अगर डेफिनेशन देनी होती तो क्या होता, डेफिनेशन ऑफ G, डेफिनेशन ऑफ कैपिटल G, कैपिटल G की डेफिनेशन अगर देनी होती तो हम कैसे देते। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ पे ये मैं मानता कि M1 और M2 की वैल्यू 1 1 है, क्या कर लेता मैं, देखो ऐसे होता, लेट M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू 1 kg एंड R इज इक्वल टू 1 मीटर होता। अगर ये होता तब क्या होता, देन तो ये 1 ये 1 ये 1, तो G इक्वल टू कितना आता, G इक्वल टू आ जाता F के बराबर, G आ जाता F के बराबर।
तब यहां लिखा जा सकता था क्या, तब आप लिख सकते थे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, कभी कभी ये डेफिनेशन पूछी जाती है कि कैपिटल जी को डिफाइन करो, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस कितना होगा, ऑफ मासेस 1 kg each and separated by a distance 1 मीटर। तो डेफिनेशन ये होती है, क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द न्यूमेरिकली इक्वल द फोर्स ऑफ न्यूमेरिकली इक्वल टू द लिख दूं, इक्वल टू द, यहां पे लगा देता हूं, ये कांस्टेंट है और यहां न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg, कितना मास होता है 1 kg ईच, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ये डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर है, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो बच्चों ये चीज तो हो जाती है आपके लिए कि स्टेटमेंट लिखिए, फॉर्मूला कैसे आता है, फिर फॉर्मूले के अंदर यूनिट कैसे लिखनी है, कैपिटल जी को क्या कहते हो, और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला कि जो फोर्स आता है वो फोर्स कैसे आता है, इस फोर्स की जगह पे जरा ये भी ले सकते हो कि जो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इक्वल, जितना एक बॉडी, जैसे ये वाली बॉडी इस पर जितना फोर्स लगाएगी उतना ही फोर्स ये वाली बॉडी भी इस पर लगाएगी। मतलब अगर मैं बात करूं, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, मैं मार्कर पे जितना फोर्स लगा रहा हूं उतना ही फोर्स मार्कर भी मुझ पे लगा रहा है, लेकिन मोशन किस में आएगा, मोशन तो मार्कर में आएगा ना, मेरा मास ज्यादा है तो मैं इसको अट्रैक्ट करूंगी, इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, लेकिन दोनों फोर्स इक्वल ही लगाएंगे। ऐसा ही अर्थ के साथ भी होता है और मास के साथ। तो दोनों में आप देखो, अर्थ और सन के बारे में बात करते हैं, तो अर्थ और सन के बारे में देखो, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपैक्ट है वो क्या करता है, मास किसका ज्यादा है, सन का, तो सन रिवॉल्व नहीं करता है, अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, ठीक है। ऐसे ही केसेस में आपने देखा हो टाइड्स के बारे में, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का बेस्ट एग्जांपल है, टाइड्स आते हैं किसमें, सन और मून के बारे में है, ठीक है। ऐसे ही सोलर सिस्टम में देखते हो बहुत सारे प्लेनेट क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का बेस्ट एग्जांपल है सोलर सिस्टम, ठीक है। उस सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट्स हैं अराउंड द सन मूव कर रहे हैं, अर्थ के अराउंड मून मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, मून का मास कम है, क्योंकि जिसका मास ज्यादा होगा वो अट्रैक्ट करेगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है टू द अदर ऑब्जेक्ट टू मूव अराउंड। ओके, तो ये बात चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात करता हूं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अदर वर्ड्स में कैसे कह सकते हो। ये तो मैंने एक लैंग्वेज में बता दिया आपको, ठीक है, इस लैंग्वेज को आप समझ जाएंगे, फिर दूसरी तरीके से आप कैसे कह सकते हो, फिर वो मैं बात करता हूं। दूसरा तरीका बच्चों ये होता है कि अगर आप ये नहीं कहना चाहते हो तो आप ये बात बता दीजिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये बातें वही हैं जो यहाँ पे लिखा गया है। देखो ये जो चीज लिखी जाती है वो सिलेक्टिव वर्ड्स में है, यहाँ पर जो लिखा जा रहा है वो पॉइंट में है, आप बता रहे हो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्चुअली में किन किन चीजों को फॉलो कर रहा है। तो पहली बात क्या है, दिस फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, इसमें जो बॉडीज होती हैं वो कांटेक्ट में नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी उनका इफेक्ट दिखता है। मैंने बताया ना, जैसे कि आप
मैं इस मार्कर को अगर उछाल दूं ऊपर तो क्या होगा, ये जाएगा, आप छोड़ दो या उछाल के छोड़ दो, ये कहाँ गिर रहा है, अर्थ पे गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा है, अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, टच नहीं था फिर भी उसने अट्रैक्ट कर लिया। और दूसरा क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ये कैसा नेचर का होता है, अट्रैक्टिव। धरती माता है, क्या है, धरती माता है, और माता सही बच्चों पर सेम ग्रेविटी अप्लाई करती है, सबको सेम फोर्स से अप्लाई करके खींच लेती है, क्योंकि उतना मास तो आपका नहीं हो सकता है जितना अर्थ का है। ठीक है, तो माता भी अट्रैक्ट करती है, रिपल्सन नहीं है, वैसे धरती माता के पास भी अट्रैक्शन है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो डिपेंड करता है किस पर, बॉडीज के मासेस पर और उनके बीच की डिस्टेंस पर। तो यहां क्या लिखा जा सकता है, जो मासेस के कैसे साथ होता है, मासेस के साथ बच्चों ये होता है कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। जो मासेस होते हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। जब ये हटाते हो तो क्या मिलता है, जब ये हटाते हो तो F इज इक्वल टू आता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये मेन फॉर्मूला है, इसको आप याद रखोगे। तो आप ये लिखो या इन सारी चीजों को पॉइंट में लिख दो। अगला क्या कह रहे हैं, दिस फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक्शन रिएक्शन का मतलब क्या हो रहा है, जरा देखो यहाँ पे। एक्शन रिएक्शन का बच्चों ये मतलब है कि जितना फोर्स, देखो ये वाला जो m2 है, m2 m1 को अपनी तरफ खींच रहा है, किस फोर्स से, F21 से खींच रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि F21 जो होगा, F21 वो क्या होगा, इक्वल होगा किसके, ये हो जाएगा F12 के इक्वल होगा। थोड़ा समझना यहाँ से, M2 ने खींचा है M1 को, इसलिए F2 का मतलब सेकंड वाले ने किसको खींचा है, फोर्स F2 लगाया है, इस वाले ने किस पर लगाया है, 1 पर लगाया है। किधर लगाया है, अपनी तरफ लगाया है, तो ये हो गया F21। अच्छा, इधर की तरफ होता है पॉजिटिव और इधर की तरफ होता है नेगेटिव, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पर नेगेटिव लगा दूंगा। ये बच्चों वेक्टर फॉर्म है, कैसा है, वेक्टर फॉर्म है। न्यूमेरिकली ऐसे मैं पूछूं आपसे कि F21 और F12 का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, मतलब जितना ये फोर्स है उतना ये फोर्स है। एक्चुअली में है क्या, F12 हो या फिर F21 हो, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, F के बराबर आएगा। और F की वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से मिलेगी। दोनों फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। अच्छा, अगली बात देखिए, यहां पर देखो आर स्क्वायर आ जाता है, क्या आ जाता है, आर स्क्वायर। जहां पर भी आर, जिस फॉर्मूले में भी आर स्क्वायर आए, इसका मतलब वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दिस फोर्स इज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। इंपॉर्टेंट बात है, मैंने दो बातें पहले ही बोल दी हैं, स्टेटमेंट स्टार्ट किया था पहले बता दिया कि ये फॉर्मूला जो है पॉइंट मासेस के लिए है, और जो ये फोर्स है वो बॉडीज के सेंटर टू सेंटर लगता है। ठीक है, और ये बात भी है कि दो बॉडीज के बीच में अगर कोई तीसरी बॉडीज आ गई तो फोर्स चेंज भी नहीं होता है, जितना लग रहा होता है उतना ही लगता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप खड़े हो, आपके सामने दो चार दोस्त आपके सामने हैं, तो जितना फोर्स आपके पास, आप और एक बॉडी, किसी भी दोस्त को समझ लीजिए, उसके बीच में जो फोर्स लग रहा था वो अभी भी उतना ही लगेगा, चाहे 2-4 नहीं 100 इकट्ठे हो जाएं, उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है। तो यहां मैंने क्या बोला कि दिस फोर्स इज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ बॉडीज। जो ये फोर्स होता है इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन पर ही लगता है। अच्छा, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। आप दो बॉडीज को वाटर के अंदर रख दो, एयर में रख दो, वैक्यूम में रख दो, मून पे ले जाओ, कहीं पर भी ले जाओ, क्या होगा। अब ये मत कहना कि वहां पर क्या होता है, वेट कम होता है, मास कम नहीं होता। मून पर वेट कम होता है, मास नहीं। तो कहीं पर भी जाएंगे आप, मीडियम कोई भी चेंज कर लीजिए, मैं प्लेनेट चेंज करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अर्थ पे ही रहिए, लेकिन मीडियम चेंज कर दीजिए।
पानी में रख दीजिए, एयर में रख दीजिए, तो आप देखोगे उनके बीच में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स में चेंजेस नहीं आएंगे। फिर क्या होता है, ये जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव नेचर होता है। कंजर्वेटिव नेचर होता है। कंजर्वेटिव नेचर का मतलब होता है जो पाथ से इंडिपेंडेंट हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, ऐसे फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर होते हैं। आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, स्प्रिंग फोर्स भी है, ये सब कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, दिस फोर्स इज फॉर पॉइंट मासेस। मैंने बताया कि पॉइंट मासेस के लिए है। पॉइंट मासेस को मैंने समझा भी दिया कि आप चले जाइए सन पर, वहां से अर्थ को देखेंगे तो आपको एक पॉइंट मास लगेगा, ठीक है। नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपने घर से बहुत दूर 5, 7, 10 किलोमीटर दूर कोई भी चीज देखिए, कोई भी बॉडी को देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट देखेंगे तो क्या लगेगा, वो पॉइंट मास लगेगा, बहुत छोटा लगेगा। तो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस तो बहुत है ना। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हैं, पॉइंट मासेस हैं। तो जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो पॉइंट मासेस के लिए बच्चों है। लेकिन हम मिसकंसेप्ट ऐसा माइंड में सेट होता है कि हम हर चीज को अपनी लाइफ से और फिर अपने आसपास उसको रिलेट करते हैं। वहां ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमारा और आपका मास बहुत कम है। हमारे और आपके बीच में, या फिर मार्कर के, मैंने एग्जांपल पहले बता दिया था कि मार्कर के बीच में और हमारे बीच में, मार्कर को देख रहे हो, इसका मास बहुत कम है, हमारा मास भी बहुत कम है। 50 मान लीजिए, इसका मास कितना, 100 ग्राम होगा। अब 100 ग्राम भी नहीं, 50 ग्राम ही है। तो इसके और हमारे बीच में कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स कम लगेगा कि उससे तो बीच में, हमारे बीच में अगर कोई चींटी भी आ जाएगी वो भी नहीं हिलेगी। इसका मतलब ये वीकेस्ट फोर्स है। और मैंने बताया ना कि अगर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता तो चलना ही मुश्किल होता। तो दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है, सबसे कमजोर फोर्स बच्चों क्या है, सबसे कमजोर फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको तो आप टिक कर लीजिए। दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स का नाम बताइए, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको याद रखना है। मैंने ये भी बताया कि अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता तो क्या होता, उसका इंपैक्ट क्या होता। एक चीज होती है ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी बच्चों एक स्पेशल केस है ग्रेविटेशन का। क्या है, तो पहले इतना देखो, ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। अब समझो ग्रेविटेशन क्या है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी, एनी अदर बॉडी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटी, इज कॉल्ड ग्रेविटी। ये होती है बच्चों ग्रेविटी। ग्रेविटी किसको कहते हो, कि अर्थ और किसी दूसरी बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी कुछ नहीं है, ग्रेविटी तो सब में है। जिसके पास मास है तो ग्रेविटी तो होगी ही। सन के पास भी ग्रेविटी है, अर्थ के पास भी ग्रेविटी है, लेकिन दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, अर्थ का मास कम है। अब इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसमें फोर्स भी ज्यादा आएगा। किसकी तरफ आएगा, सन की तरफ आएगा, इसीलिए रिवॉल्व करता है। मैंने एग्जांपल इसीलिए दिए थे आपको। तो बच्चों ये सारी चीजें हो जाती है कि आप ये ना बता करके ये भी बता सकते हो। तो ये सारी चीजें जब बताओगे तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो चीजें यहाँ छूट गई हैं वो यहाँ से आप कवर कर सकते हो। एक्चुअली में तो यही सारी चीजें ही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बताती हैं। तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपको मिल गए होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ ज्ञान की बातें होती हैं। जरा इन ज्ञान की बातों को भी चेक कर लें कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ ये एनालिसिस करनी है कि इनमें से कौन कौन सी चीजें सही हैं, वो आपके नॉलेज को अपडेट करेंगी। जैसे मैं बता दूं पहले से कि इस बॉडी का मास m1 है, इस बॉडी का मास m2 है। दिख रहा है आपको, इस पर जो फोर्स लगा है वो कितना है, F2 है। 1 तो बता रहा है कि 1 पे लगा है। ये क्या लग रहा है इधर, ये फोर्स F1 है, किस पर लगा है, 2 पे लगा है, 1 ने खींचा है इसको, ठीक है। अभी देखो इसके ऊपर, इसके पास जो वेलोसिटी आती है जब इसने फोर्स लगाया था, किसने, m2 ने जब इस पे फोर्स लगाया, तो अगर F2 फोर्स लग रहा है तो इसके पास वेलोसिटी कितनी आएगी, ये किस वेलोसिटी से जाना चाहेगा, इसके पास जो वेलोसिटी होगी इस वाले के पास जब ये फोर्स लगा था, क्योंकि F2 क्या कर रहा है,
फोर्स लगाएगा, जब F2 फोर्स लगाएगा तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, वो A2 आएगा। वेलोसिटी कौन सी आएगी, वेलोसिटी V2 आएगी। ये V2 वेलोसिटी से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। M1 क्या करेगा, M2 वाले को अपनी तरफ खींचेगा, किस एक्सीलरेशन से, A1 एक्सीलरेशन से, क्योंकि इस पर फोर्स कौन सा लगा है, इसने फोर्स लगाया है F1, तो A1 एक्सीलरेशन से आएगा इधर, ठीक। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो V1 वेलोसिटी होगी। तो अब क्वेश्चन ये है पहला कि यहां पर नेट फोर्स कितना लगा है। इसको अगर हम एक सिस्टम मान लें, क्या मान लें, इसको पूरा एक सिस्टम मान लें। इसको अगर हम एक सिस्टम मान लेते हैं, ये क्या है हमारे लिए, एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम पे कितना फोर्स लगा है, 0 फोर्स लगा है। अब आप सोचेंगे कैसे, तो सिस्टम पे पहले नेट फोर्स 0 लगा है, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है, सही है। कैसे, क्योंकि जो F21 है, यहां लिखा जाएगा सिंस F21 एंड F12 आर द ओनली इंटरनल फोर्सेस। कैसे फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं। ये इंटरनल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्स इस पे कुछ लगा ही नहीं। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है, F एक्सटर्नल कितना आएगा, जो F एक्सटर्नल है इस पे बच्चों वो 0 है। इसका मतलब ये पॉइंट सही लिखा हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स में, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसको अच्छे से समझने के लिए ऐसी चीजें भी आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात देखो, क्या एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, क्या एक्सेलरेशन यहां सेम आएगा, देखो दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा। सोच के देखना कि क्या A1 और A2 की वैल्यू सेम आएगी। ये तो डिपेंड करेगा कि मास किसका ज्यादा किसका कम है। अगर मान लो इसका मास ज्यादा हुआ तो ये कम एक्सेलरेट होगा, और ये वाला मास ज्यादा है, देखो इसका मास ज्यादा है इसका मास कम है, तो ये इसको खींचेगा ना, तो ये वाला जल्दी एक्सेलरेट होगा। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। इस बात को क्या कह दोगे आप, ये गलत है, ये रॉन्ग हो गया। कैसा है, रॉन्ग है। इसकी बात करिए, अगर किसी सिस्टम पर फोर्स 0 है तो उसका एक्सेलरेशन 0 ही होता है, और वो एक्सेलरेशन कैसा होता है, सेंटर ऑफ मास का होता है। ये बिल्कुल सही है। देखो ऐसे होता है, अगर मैं कहीं बोलूं कि F इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, M A इक्वल टू 0 है, इसका मतलब A इक्वल टू 0 है। अगर ये सिस्टम का है तो FCM है, या सिस्टम कह सकते हो, तो ये भी सिस्टम का होगा। अगर ये सिस्टम का है तो यहां पर क्या आएगा, ये सिस्टम का आ जाएगा। इसको ये लिखिए या फिर ACM कर दीजिए, वो भी 0 है। अगर किसी सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो उसका सेंटर ऑफ मास, जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो 0 ही होगा। सेंटर ऑफ मास अगर 0 है तो उसका जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो कांस्टेंट होता है। देखो यहां लिखा हुआ है, ये है, क्योंकि किसी का डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हो आप, इस चीज को आप ऐसा लिख सकते हो d/dt ऑफ VCM। तो VCM करते हो तभी ACM आता है। अगर किसी का डिफरेंशिएशन, इसकी जगह पे ये लिख सकते हो, और किसी का डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब वो चीज कांस्टेंट है। यहां से इन दोनों में रिलेट करके आप देखोगे तो VCM इक्वल टू क्या आएगा, ये बच्चों आपको कांस्टेंट मिल जाएगा। तो यहां ये चीज सही लिखी थी। V1 और V2 दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी भी तो ज्यादा होगी, तो सेम नहीं आएगा। क्या दोनों वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं, ये भी गलत है। यहां लिखा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, ये गलत है, क्योंकि एक्सेलरेशन, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या है, 0 है, तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा, 0 कभी नहीं हो सकता। तो इन सारी चीजों को भी आपको ओवरली देखना है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं देना होता है, बस थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है। केवल कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए होता है, ज्ञान की बातें सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं न्यूमेरिकल की, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ लिया है आपने, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे तभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन लिखिए, two bodies each of mass 1 kg. Question number first. Two bodies
each of mass 1 kg separated by a distance of 1 meter, find gravitational force between them। छोटा सा क्वेश्चन हो गया। यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी है कि दोनों बॉडीज का जो मास है वो 1 kg है, लिख लीजिए पहले। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू कितना दिया गया है, ये दिया गया आपको 1 kg। सेपरेशन कितना दिया गया, r की वैल्यू 1 मीटर। यहां पर आपके पास m1 है वो भी 1 kg है, और दूसरा m2 दिया गया है वो भी क्या है 1 kg है। इनके बीच के जो डिस्टेंस है r की वैल्यू वो 1 मीटर है। अब आपको निकालना है इनके बीच में क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ इन दोनों के बीच में कितना लग रहा होगा। वो तो F इधर से लगेगा तो F इधर से भी लगेगा। कभी कभी ये पूछा सकता है कि M1 M2 पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो बताओ M2 M1 पर कितना फोर्स लगाएगा। तो करने की जरूरत ही नहीं है, 10 न्यूटन ही लगाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ क्या आएगा, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो G की वैल्यू 6.67 10 की पावर माइनस 11, M1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 1 और R की वैल्यू भी 1 का स्क्वायर। कितना आ गया देखो यहाँ से 6.67 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन आ गया। अब बच्चों देखो ये फोर्स इतना कम है, कितना कम है, बहुत कम है, 10 की पावर माइनस 11 लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर 1 kg के दो ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में बहुत कम फोर्स लगता है, इतना फोर्स लग रहा है, तो ये बहुत नेग्लिजिबल फोर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स between two object, between two objects या two bodies जो भी लिखिए, two object separated at a distance, between two object separated at a distance, when, कंडीशन लगा दी, when distance between them become half, distance between them become, distance between them reduced to half, them reduced to half, reduced to half। बोला गया कि दो ऑब्जेक्ट हैं, सेपरेटेड है किसी डिस्टेंस पर, ठीक है, सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ, डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। अब उसके बीच में क्या बताना है, फोर्स बताना है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस, सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। मतलब कुछ रहा होगा, कुछ ऐसे दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका कुछ मास रहा होगा m1 m2, ठीक है, दो मासेस हो गए, उनके बीच की कुछ डिस्टेंस होती है r, ठीक है, ये एक दूसरे पे फोर्स भी तो लगा रहे होंगे। मैं कह रहा हूँ चलो मान लेता हूँ f फोर्स होता है, डिस्टेंस r है। जब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, जब ये डिस्टेंस हो गई जाके इनकी हाफ हो गई, मासेस अभी भी वही है, ये m1 है, ये m2 है, अब डिस्टेंस हो गई कितनी, r/2 हो गई। तो ये कितने फोर्स लगाएंगे, अब क्या F ही फोर्स लगाएंगे। तो मैं मान लेता हूं कि कुछ फोर्स चेंज हुआ होगा, ठीक है, जितना ये फोर्स लगा रहा होगा इतना ये फोर्स इस पे लगा रहा होगा। वो तो समझ में आया कि ये
एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो ये जितना ये वाला ये फोर्स लगा रहा है और ये वाला फोर्स ये लगा रहा है। चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये M1 है तो ये फोर्स ऐसा है, यहाँ पर ये M1 है तो इसका फोर्स इधर से लिखता हूँ, देखो मैं ये वाला, अब समझ में आया, M1 ने इधर फोर्स लगाया है और यहाँ M1 ने इधर फोर्स लगाया है। चलो पहली कंडीशन क्या है, मासेस पता है, डिस्टेंस r है, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ गया, F इज इक्वल टू आएगा केस फर्स्ट में G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द masses reduced to half, अब डिस्टेंस हाफ कर दी गई है, देन ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स आने वाला है वो आएगा F इज इक्वल टू F डैश आएगा, F नहीं आएगा, यहाँ आएगा G, यहाँ आएगा M1 M2 आएगा, और ये जो R है अब R/2 रखना है तो R/2 रख दीजिए, क्या आएगा G M1 M2, नीचे कितना आ गया R/4 आ जाएगा, अब 4 ऊपर जाएगा तो 4 टाइम्स G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। जरा देखो यहाँ से क्या होगा, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, इक्वेशन नंबर 1 थी, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूँ इक्वेशन 1 से, कर दूँ तो ये F डैश है, नीचे कितना आएगा F, इधर देखो जरा सा, ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब क्या आएगा 4 टाइम्स G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, नीचे क्या आएगा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, तो देखो ऊपर से ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 4, तो जो F डैश आया है वो 4 टाइम्स F हो जाता है। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए क्या कि जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो मासेस का प्रोडक्ट बढ़ने से बढ़ता है, और मासेस के बीच की डिस्टेंस जितनी कम करते जाओगे फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो फोर्स कम, डिस्टेंस कम करोगे ऑब्जेक्ट के बीच की तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकता है। मासेस को डबल कर दीजिए तो फोर्स कितना होगा, जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच की डिस्टेंस r है, मासेस m1 m2 है, मासेस m, ऐसा बोल सकते हो कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनके मासेस सेम है, r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों मासेस को डबल कर दो, दोनों मासेस को डबल कर दो, अब फोर्स कितना हो जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है एक दोनों मासेस सेम थे, एक मास को हाफ कर दो और डिस्टेंस भी हाफ कर दो, अब बताओ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है और फॉर्मूले पे फोकस करना है, सारी प्रॉब्लम इस तरह की सॉल्व हो जाएंगी। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, वो क्या पढ़ा है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, NLG का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है। इस पे बेस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है वो जरा देखिए। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि ऑब्जेक्ट के जो मासेस हैं वो कितने हैं। एक ऑब्जेक्ट ये है M1, दूसरा ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है M2, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच की मुझे डिस्टेंस पता है R। अगर इतनी चीज पता है तो मैं लिख सकता हूं कि ये वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी, उतना ही फोर्स ये वाली बॉडी इस पर इधर लगाएगी। कितना लगाएगी, F फोर्स लगाएगी। तो मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, या ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट कितना होगा। एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। ग्रेविटेशनल फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू आया Gm1m2 अपॉन R आ गया। अगर मैं ऐसा मान लूं कि दोनों के मासेस सेम हैं तब क्या हो जाएगा, ऐसा लिखना पड़ेगा और बीच की डिस्टेंस r² आ जाएगी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में दो बार m लिखूं, इससे अच्छा है कि क्या कर लूं, मैं एक का स्क्वायर कर दूं। बात क्लियर है। चलिए अभी क्या हुआ, अब बोला ये जा रहा है पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, एक का मास डबल कर दो, दूसरे को एज इट इज रहने दो। क्या कंडीशन आ गई, कंडीशन ये आ गई कि इसका मास डबल कर दो, एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरे वाले का मास वही है जो था पहले, डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो ऐसे लिख दीजिए। अब इनके बीच में फोर्स बताइए, दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे, मान लिया आप डैश लगाएंगे, क्या आएगा जरा देखो, F इज इक्वल टू G आएगा, m1 की वैल्यू 2m है तो यहाँ 2m लिखेंगे, 2m आएगा, ठीक है। m2 फॉर्मूले पे जाइए, m2 की वैल्यू m है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया है तो r² आएगा। फॉर्मूला कितना आ गया, देखो ये आ गया 2 बाहर कर दिया, Gm² बाई r² आ गया। Gm² बाई r को मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ F। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, जो F डैश आया है वो अब आ गया बच्चों डबल हो गया। कब, जब दो ऑब्जेक्ट के जो मास थे उनमें से एक का मास मैंने डबल कर दिया, तब जो फोर्स होता है वो क्या होता है, डबल हो गया। क्योंकि आपने कहा है कि प्रोडक्ट जो मासेस का प्रोडक्ट है वो अगर बढ़ेगा तो फोर्स तो बढ़ ही जाएगा, आर में कुछ चेंज ना करिए। सेकंड की बात करिए, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल। आपकी क्या करना है, इस बार करना है कि डिस्टेंस को डबल कर दीजिए। क्या करिए, डिस्टेंस को डबल कर दीजिए। तो अब F डैश कितना आएगा, जरा देखो, डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं लेकिन मासेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मासेस अभी हमारे पास m ही है, क्या है हमारे पास m मासेस हैं। डिस्टेंस मैंने डबल कर दी, डिस्टेंस क्या कर दिया, r को मैंने कर दिया है 2r के बराबर। डिस्टेंस मैंने कितनी कर दी, r को मैंने कर दिया है 2r के बराबर। तो फोर्स देखो कितना आएगा, ये आएगा G, m का मतलब m, m2 का मतलब m और डिस्टेंस आएगी 2r का स्क्वायर। तो देखो ये m स्क्वायर होके कितना आ गया, ये तो आ गया Gm स्क्वायर आ गया। नीचे आएगा कितना, 1/4 अलग कर दो, r² कर दो। अब ये जो वैल्यू है ये बच्चों कितनी है स्टार्टिंग में, ये चीज तो मैंने अपने आप से मानी थी कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास सेम है, डिस्टेंस r है, तो ये इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन से मैं यहां पर लिख सकता हूं कितना, ये आ जाएगा F/4। ये तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे ये यहां पे कोई यूनिट नहीं लिखना है, बस ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि यहां कंपैरिजन कर रहे हो। तो पहले जो फोर्स रहा होगा उसका 1/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस कम करोगे फोर्स ज्यादा होगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स कम आ जाएगा। अब ये अगर कह रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रिपल कर देते तो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रिपल कर देते तो क्या होता, देखो थर्ड बात में, सेकंड में ही आंसर देखना है। अगर डिस्टेंस ट्रिपल हो जाती तो क्या होता, G लिखते, m1 की वैल्यू m, m2 की वैल्यू m, और जहां लिखा है 2r वहां लिखे कि क्या 3r का स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस क्या करना है आपकी बार, जो m है उसको आपने क्या कर दिया है, m यहां पहुंचा दिया, r की वैल्यू आपकी बार हो गई 3r। तो जो फोर्सेस लगेंगे वो तो एक दूसरे पर उतना ही लगेगा। तो F डैश निकालना ही आपको है। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आपने ट्रिपल कर दिया है तो देखो जरा सा, यहां से कितना आएगा 1/9 आ जाएगा, यहां आएगा Gm²/r²। ये चीज की वैल्यू बच्चों ऊपर लिखी है, F होती है तो F/9 हो जाएगा। क्लियर। चलिए एक चीज और है, मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। डिस्टेंस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपके पास थर्ड जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, मासेस आर डबल। यहां लिखोगे मासेस आर डबल।
मासेस आर डबल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू भी 2m, m2 की वैल्यू भी क्या हो गई 2m हो गई, मासेस डबल हो गए। अब फोर्स निकालिए, फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट, F इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों F डैश, क्योंकि जब मासेस m थे तो फोर्स F था, अब डबल कर दिया तो क्या आएगा G m1 की वैल्यू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो F डैश कितना आएगा G m1 की वैल्यू 2m, इसकी वैल्यू 2m, नीचे आएगा r स्क्वायर, डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं है। F डैश की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 G m स्क्वायर बाई r स्क्वायर। देखो इसकी जगह पे क्या लिखोगे, फिर से यही लिखोगे r, कितना है ये इतने न्यूटन है। आप चाहो तो लिख सकते हो न्यूटन में आंसर में, यहाँ पे आंसर लिखा जा सकता है इतने न्यूटन आया है। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये लिखोगे 4F न्यूटन, ठीक है, ये यूनिट है तो 4F न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि यूनिट लिखना कंपलसरी होता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो बच्चों कि ग्रेविटेशन के कंसेप्ट को समझने के बाद इस तरह के क्वेश्चन करके आप कंसेप्ट बिल्डिंग करते हो कि कुछ भी हो जाए, डिस्टेंस में चेंजेस आए, मास में चेंज ना आए, या मास में चेंजेस आए डिस्टेंस में चेंज ना आए, या मास और डिस्टेंस दोनों में चेंज आए, तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए